भारत करीब 200 साल की गुलामी और फिर उस गुलामी से आजादी की एक ऐसी दास्तां जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये त्याग, संघर्ष और एक राष्ट्र के फिर से जन्म लेने की कहानी है। तो चलिए आज इस पूरे सफर को फिर से जीते हैं, समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हम सब ने सुना है ना, कि एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये इस देश की दौलत, इसके ज्ञान और इसकी संस्कृति का जीता जागता सबूत था। तो जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई इतना महान और समृद्ध देश गुलामी की जंजीरों में फंस कैसे गया? आखिर वो कौन सी गलती हुई? कहानी बिगड़ी कहां से? चलिए इसके बिल्कुल जड़ों से शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मसालों और कपड़ों की खुशबू से, जो धीरे धीरे बारूद और साजिश की गंध में बदल गई। सोचिए, साल 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ब्रिटिश कंपनी जहाज़ों में सामान भरकर भारत आती है। कहने को तो वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, पर क्या सच में इरादा सिर्फ व्यापार का था? उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे हैं। बस उन्होंने इसी का फायदा उठाया और फूट डालो राज करो का खेल शुरू कर दिया। व्यापार की आड़ में राजनीति में घुसे और फिर राजनीति को ही सीढ़ी बनाकर पूरी सत्ता पर काबिज हो गए। बहुत ही शातिर प्लान था ये। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद तो कंपनी का असली चेहरा बिल्कुल सामने आ गया। किसानों पर इतना ज्यादा लगान लगा दिया कि उनकी कमर ही टूट गई। भारत के छोटे छोटे उद्योगों को, हमारे कारीगरों के काम को जानबूझकर तबाह कर दिया गया। और तो और अपनी ही फौज में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। बस यही जुल्म घर घर में एक गुस्से का लावा तैयार कर रहा था। और वो लावा एक दिन फूटना ही था। और वो फूटा 1857 में, जिसे हम आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई कहते हैं। इस बड़े विद्रोह की जो वजह बनी वो थी एक राइफल की गोली। अफवाह ये थी कि नई राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और उन्हें चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा सीधा हमला था। बस यही वो चिंगारी थी जिसने सालों से दबे हुए गुस्से की आग को भड़का दिया। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 1857 की क्रांति नाकामयाब रही? अगर सिर्फ जीत हार के नजरिए से देखें तो हाँ, अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन असल में इस क्रांति ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पूरे देश के लोगों के दिलों में आज़ादी की एक ऐसी आग जला दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। तो भले ही क्रांति असफल हुई, पर आज़ादी की इमारत की नींव यहीं रखी गई। 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदल गया। अब जंग तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से, और बिखरे हुए विद्रोह से नहीं बल्कि एक साथ मिलकर संगठित होकर लड़ी जानी थी। इसका पहला बड़ा कदम था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर भारत के हक की बात की। लेकिन लोगों की असली ताकत पहली बार दिखी 1905 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की साजिश रची। इसके जवाब में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और फिर साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स भारत लौटा। एक ऐसा शख्स जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के हथियार बड़े अलग थे। कोई तोप नहीं, कोई तलवार नहीं। उनके हथियार थे सत्याग्रह, यानी सच के लिए डटे रहना, अहिंसा, यानी बिना हाथ उठाए लड़ने का हौसला। पर उनकी सबसे बड़ी ताकत वो थी आम आदमी को, इस देश के हर इंसान को इस लड़ाई से जोड़ने की कला। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कुछ बड़े नेताओं की मीटिंग से निकालकर गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा दिया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, वो एक ऐसा घाव था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इसी दर्द से निकला 1920 का असहयोग आंदोलन, और फिर 1930 का वो दांडी मार्च। जरा सोचिए, नमक जैसी मामूली सी चीज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन एक बात और थी, जहां एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का रास्ता था, वहीं एक और रास्ता था जो आग के लपटों से बना था, क्रांति का रास्ता। रास्ते दो थे, पर मंजिल एक ही थी, पूरी आज़ादी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये वो नौजवान थे जिनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है।
उनके बलिदान ने देश के युवाओं के अंदर इंकलाब की ऐसी आग भर दी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। अब हम आ पहुंचे हैं 1942 में। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अब गांधी जी ने भी समझ लिया था कि ये आखिरी मौका है। अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी देते हुए उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल था। मतलब साफ था, या तो पूरी आज़ादी या कुछ नहीं। और जब देश के अंदर करो या मरो का नारा गूंज रहा था, तो देश के बाहर से एक और शेर की दहाड़ सुनाई दी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब अंग्रेजों पर हर तरफ से चोट पड़ रही थी। इतने संघर्षों और दूसरे विश्व युद्ध की मार झेलने के बाद ब्रिटेन पूरी तरह टूट चुका था। अब उनके लिए भारत में टिकना नामुमकिन था। आज़ादी का सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसी काली रात भी ला रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये रात थी बंटवारे की। एक ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए। नफरत और हिंसा की आग में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए, करोड़ों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। ये आज़ादी की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत थी जो हमें चुकानी पड़ी। और इसी दर्द, इसी तकलीफ, इसी कीमत और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो सुबह आई, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था। हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। तो सवाल ये है कि ये आज़ादी हमें दिलाई किसने? किसी एक नेता या एक पार्टी ने? नहीं, ये आज़ादी उन किसानों की है जिन्होंने लगान के बोझ तले अपनी जिंदगी गुजार दी। उन मजदूरों की है जिन्होंने मिलों में हड़तालें की। उन महिलाओं की है जो पर्दे से निकलकर सड़कों पर लड़ने आईं। उन क्रांतिकारियों की है जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। और उन करोड़ों गुमनाम लोगों की है जिनका नाम तक हम नहीं जानते। आज जब हम इस आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए कि जिस आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई है,